Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection psychoanalysis. It is a subsection of Unit 1 psychoanalysis, psychodynamic and psychotherapy of Block 2 Group B MPCE 021 Counseling Psychology. फ्रेंड्स, इस चैप्टर के मैं डिफरेंट वीडियोस बना रही हूँ सो दैट ये चैप्टर थोड़ा छोटा रहे, वीडियोस छोटे रहें, ज़्यादा समझ में आए चीज़ें और डिटेल में हम कर सकें हर एक सब सेक्शन. सो इस जितने भी वीडियोस इस चैप्टर के होंगे उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ज़रूर मिल जाएंगे, आप उसमें देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस में मैं पहले बता दूं आपको, यहाँ पे राइट टिक लगा है, इसका मतलब ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है एंड फ्यूचर में भी आने की बिल्कुल चांसेस हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ साइको एनालिसिस. जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये एक एनालिसिस है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एनालाइज करते हैं साइकिक फिनोमेना, यानी दिमाग में चलने वाले ऐसी चीज़ें जो हम सामने आने नहीं देते किसी वजह से, और इमोशनल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना. सो इसमें इन्वॉल्व होता है कि ट्रीटमेंट सेशंस में हम बहुत ट्रीटमेंट सेशंस जिसमें हम क्लाइंट के साथ फ्रीली टॉक करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं कि वो अपने अंदर की सारी बातें हमसे शेयर करे, अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड ड्रीम्स और इंसिडेंट्स हमसे शेयर करे. सो साइको एनालिसिस दोनों तरह की चीज़ें हैं, एक थ्योरी भी है ये और मेंटल फंक्शन की थ्योरी है, और ये ट्रीटमेंट फिलॉसफी भी है कि हम किस तरह से साइकिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं. सो अगर हम देखें तो हम इस साइको एनालिसिस को थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी कहते हैं. सो इसकी 3 एप्लीकेशंस है. पहला, हम माइंड की इन्वेस्टिगेशन का एक मेथड है ये. दूसरा, हम ह्यूमन बिहेवियर को डिफरेंट थ्योरीज से समझते हैं, और ये इमोशनल इलनेसेस और साइकोलॉजिकल इलनेसेस को ट्रीट करने का एक मेथड भी है. साइको एनालिसिस जो है सबसे पहला डिवाइस किया गया था वियना में 1890s में सिगमंड फ्रूड द्वारा. सिगमंड फ्रूड ने 1890 में ये पहली बार साइको एनालिसिस जैसी चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी, और ये इन्वॉल्व करता है कि हम रूट कॉज पता करें किसी इंसान के बिहेवियर या फीलिंग्स का, हम उसके अनकॉन्शियस माइंड को समझें, अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करें, सो दैट ये जो अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड पर हावी होता है और कुछ ऐसे बिहेवियर्स करवाता है. सो हमारा फोकस होता है कि हम इंडिविजुअल के डीप रूटेड थॉट्स जो हैं, जो चाइल्डहुड में पैदा हुए थे, उन चीज़ों को हम समझे कि बचपन में जो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, उसका ऐसा कुछ सोच बनी जिसकी वजह से उसके अनकॉन्शियस में कोई ऐसी चीज़ बैठ गई है जिससे वो अब इस तरह के बिहेवियर्स और फीलिंग शो करता है. फ्रूड ने बताया था, वो 3 चीज़ों पे बिलीव करते थे, आईडी, ईगो और सुपर ईगो में. ये 3 मेजर पार्ट होते हैं किसी की भी पर्सनालिटी में, जो रिप्रेजेंट करता है हमारा डिज़ायर. आईडी डिज़ायर रिप्रेजेंट करता है, ईगो रीजनिंग करता है, और सुपर ईगो जो होता है वो कॉन्साइंस होता है हमारा. सो जो उनका ओपिनियन ये था कि रूट कॉज जो होता है मेंटल डिसऑर्डर का, वो अनकॉन्शियस में कहीं दबा हुआ होता है. सो जो रिप्रेशन आता है, जो हम हमारे आईडी इम्पल्सेस होते हैं, उसको कुछ ऐसे इम्पल्सेस होते हैं जो हम सामने नहीं बता सकते दुनिया को. सो हमारा जो ईगो और सुपर ईगो होता है वो इस चीज़ को रिप्रेस करता है, और ये जो अर्जेस हैं जब अनकॉन्शियस माइंड में बहुत देर तक रहती हैं तो इंडिविजुअल जो है वो इसको चेक करता है, मतलब इसको सामने नहीं आने देता इन अर्जेस को, और ये पर्सनालिटी में लेकिन किसी ना किसी तरीके से रिफ्लेक्ट होती रहती है. हमारा कॉन्शियस पार्ट में रोकने के लिए हमारे ईगो एंड सुपर ईगो काम करते रहते हैं, और ये अननोइंगली गलती से किसी तरह से हमारी एक्टिविटीज़ में रिफ्लेक्ट होती हैं. सो जो हम इसको दबाने के लिए डिफेंस मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं, जो हमारे ईगो को
एंजाइटी फील ना हो, हमारा ईगो जो है एंशियस ना हो, हमारे अंदर जो जद्दोजहद चलती है, क्योंकि हमारा आइडिया हमें प्रेशराइज करता है कि हम उन एक्सप्रेशंस को शो करें, हम अपनी नीड्स को पूरी करें, जो हमारे अंदर के अर्जेस हैं उसको फुलफिल करें, लेकिन जो हमारी ईगो और सुपर ईगो होती है वो उसको कंट्रोल करती है। तो कभी कभी ये कंट्रोल इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें एंग्जाइटीज़ होती हैं, और इन एंग्जाइटीज़ को बचाने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं। तरह तरह से हम अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं दूसरों के ऊपर, जिससे हम अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिससे हम अपने अंदर की चीज़ों को दबाते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट जैसे हो गया, रिप्रेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, ये चीज़ें मैंने पहले आपको समझाई थी, आगे भी आएगा जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू फेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ साइको एनालिसिस। जब साइको एनालिसिस का प्रोसेस बन रहा था, फ्रूड जब इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो इन्होंने 3 फेजेस बताए थे जिस फेजेस में इन्होंने काम किया। फर्स्ट फेज जो साइको एनालिसिस का था, उसमें फ्रूड को ये पता चला कि ह्यूमन माइंड का एक अनकॉन्शियस पार्ट होता है, अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं ह्यूमन माइंड के अंदर, जो मेन चीज़ है जिसे हम एसेस कर सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड थॉट्स को पता लगाने के लिए हम सब ड्रीम्स के थ्रू, फैंटेसीज, जोक्स, स्लिप ऑफ टंग, हिप्नोसिस, फ्री एसोसिएशन, इनके थ्रू हम अनकॉन्शियस थॉट्स तक पहुंच सकते हैं। सेकंड फेज जब आया तो फ्रूड ने हिप्नोसिस को डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने बोला हिप्नोसिस से ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने फ्री एसोसिएशन पे जोर दिया। उन्होंने बताया कि क्लाइंट के साथ अगर हम फ्री एसोसिएशन करें तो वो खुशी से अपने आप वॉलंटरीली हमें बहुत सारी चीज़ें, अनकॉन्शियस मटेरियल को बाहर आने देगा और बता पाएगा। सो स्पेसिफिक टेक्निक जो फ्री एसोसिएशन में यूज़ होती है वो होती है ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन, इस तरह की। थर्ड फेज जब आया तो उन्होंने थर्ड फेज में ड्रीम एनालिसिस को थोड़ा और इलेबोरेट किया और उसे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस में ब्रेक कर दिया। उन्होंने प्राइमरी प्रोसेस में बताया कि प्राइमरी प्रोसेस जो है वो आईडी गवर्न करता है, जो प्लेजर प्रिंसिपल होता है, जिसके हर एक चीज़ इलॉजिकल होती है आईडी की। जैसे छोटे बच्चों का काम होता है, छोटे बच्चे जिस तरह से हरकतें करते हैं वो आईडी है, टोटल आईडी होते हैं छोटे बच्चे। और उन्होंने ये पता लगाया कि जो ड्रीम्स, पोएट्री, मिथ और मैजिक से हम ये पता लगा सकते हैं। साइकोसिस जो है ये अल्टीमेट प्रोसेस होता है। इसका मतलब कि अगर ये प्राइमरी प्रोसेस जो है इसको ट्रीट ना किया जाए तो साइकोसिस हो जाता है। सेकेंडरी प्रोसेस में उन्होंने बताया कि ये गवर्न होती है लॉजिक से, और ये ईगो इससे एसोसिएटेड होता है, जिसे हम रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इस जो थर्ड फेज जब एंड हो रहा था साइको एनालिसिस का, तो बहुत सारे एनालिस्ट और भी आए जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, जैसे कि जंग आए, एडलर आए, हॉर्ने आए, सुलीवन आए, एरिक्सन आए। इन्होंने भी मॉडर्न फ्रूड साइको एनालिसिस पे काम किया। नाउ कमिंग टू ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस की हिस्ट्री क्या रही है? साइको एनालिसिस जो है ये इसकी रूट हिप्नोसिस में है, मतलब हिप्नोसिस से साइको एनालिसिस निकला है। सो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन फ्रांस मेस्मर का था। इन्होंने एक मेंटल स्टेट जिसे हम मेस्मेरिज्म कहते हैं उसको इंड्यूस किया था। सो उन्होंने प्रेजेंट किया था एनिमल मैग्नेटिज्म। वो मैग्नेट यूज़ करते थे लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, खासतौर से पैरालिसिस के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने मैग्नेट्स यूज़ किए थे। बाद में उन्होंने क्लेम किया कि पैरालिसिस के पेशेंट्स को वो बिना मैग्नेट के भी ट्रीट कर सकते हैं अपने खुद के मैग्नेटिक फ्लूइड से। उसके बाद आए लिबोंट बरहिम। उन्होंने मेस्मेरिज्म को इंट्रोड्यूस कराया नैन्सी स्कूल में। फिर फ्रांस में फिर जीन मार्टिन चारकॉट आए। वो फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने हिप्नोसिस को यूज़ किया हिस्टेरिकल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। 1885 में चारकॉट ने फ्रूड को इंट्रोड्यूस कराया हिप्नोसिस से। फ्रूड जो थे उन्होंने फिर अपनी खुद की थ्योरी बनाना शुरू करी साइको एनालिसिस की, चारकॉट्स के ही इन्फ्लुएंस में। जोसेफ ब्यूरर, उन्होंने फ्रूड को इंट्रोड्यूस कराया था कैथार्टिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टेरिया। कैथार्टिक होता है जब आप अंदर की फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। सो फ्रूड ने एम्फेसाइज किया था अनकॉन्शियस ड्राइव्स को। उन्होंने यूज़ किया टर्म साइको एनालिसिस
थ्री डिस्टिंक्ट वे में, 3 तरीके से उन्होंने साइको एनालिसिस को यूज़ किया था। फर्स्ट उन्होंने ये बोला था कि ये एक थ्योरी है जो डिस्क्राइब करता है माइंड के स्ट्रक्चर को और कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पे एक्ट करता है ये, और साइकोपैथोलॉजी को भी इसी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्टली इस तरह से उन्होंने साइको एनालिसिस को बताया। सेकेंडली उन्होंने साइको एनालिसिस को बताया कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो ट्रीट करती है साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ को। थर्डली उन्होंने बताया कि एक ऐसा मेथड है जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है और ये क्लिनिकल केस स्टडीज़ को देख के किया जाता है। एना फ्रूड जो इन्हीं की बेटी थी, उन्होंने एक और बताया कि उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म पे बहुत सारा काम किया। एना स्पेशली अपने फादर से बहुत प्रभावित रही हैं। कार्ल जंग की बात करें तो कार्ल जंग जो थे उन्होंने फ्रूड अगेन ये फ्रूड के आगे काम करने वाले यही एक थे जिन्होंने उसके बाद काम किया। उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया था फ्रूड के इनर सर्कल से। वो इसीलिए सेपरेट किया था क्योंकि ये सीरियस डिफरेंसेस आ गए थे इनके फ्रूड से, कार्ल जंग के। और उन्होंने ये बोला कि ये जो फ्रूड हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स को, और जबकि जंग जो थे वो अनकॉन्शियस पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे थे। और उन्होंने ये बोला कि फ्रूड का ध्यान सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स के ऊपर ज़्यादा है। जंग ने एम्फेसाइज किया कलेक्टिव अनकॉन्शियस के ऊपर, जो प्रिमिटिव यूनिवर्सल फैंटेसीज है उसके ऊपर बेस्ड था। और इन्होंने ये भी बताया कि कल्चरल सिंबल्स जो होते हैं वो बहुत, और ह्यूमन जिन पे बिलीव करता है, जो इंसान अपने इनहेरिटेड है, अपने डिज़ायर्स जो हाई रिलीजियस फुलफिलमेंट के लिए होते हैं उनके, और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर होते हैं, उस पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। एल्फ्रेड एडलर जो थे वो फर्स्ट डिसाइपल थे फ्रूड के, मतलब कि भक्त थे इनके, या फिर आप शिष्य समझ सकते हैं, शिष्य थे फ्रूड के। ये अपने मास्टर से डिसएग्री हो गए थे और एडलर ने बताया था कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो होती है उस पर उन्होंने ज़्यादा काम किया, और उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो सोसाइटल प्रेशर होता है वही उसकी वजह से ही इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। उन्होंने बिलीव किया कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो मोटिवेटेड होता है सुपीरियरिटी की नीड से, मतलब हर एक इंसान सुपीरियर होना चाहता है। उसके बाद आए कैरन हॉर्नी। कैरन हॉर्नी भी फ्रूड से डिसएग्री करते थे, और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये किस बात पे डिसएग्री किए फ्रूड के, उन्होंने डिसएग्री किया कि जो विमेन का पेनिस एनवे इन्होंने बताया था फ्रूड ने, उससे वो डिसएग्री हुए, और उन्होंने ये फील किया कि जो मेन होते हैं वो विमेन से एनवे करते हैं। जो कैरन हॉर्नी है वो ये बिलीव करती थी कि जो बेसिक एंग्जाइटीज़ होती हैं वो इस वजह से आती हैं क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में अगर डिस्टर्बेंसेस हो। सो कैरन जो थी उन्होंने ये शी इज़ अ फीमेल, इनके सबके नाम ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, तो कभी कभी मेल का नाम भी फीमेल जैसा होता है, सो यू हैव टू बी सुपर कॉन्शियस। कैरन हॉर्नी फीमेल थी और उन्होंने बताया कि मैन जो होते हैं वो एनवे करते हैं फीमेल से, जलते हैं, और उन्होंने ये बताया कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगर डिस्टर्ब होती है तो बेसिक एंग्जाइटी होती है उसमें, और उन्होंने कोशिश करी थी बेसिक एंग्जाइटीज़ को डील कैसे करना है, इंडिविजुअल किस तरह से एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी डेवलप होती है सोसाइटल ओरिएंटेशन की वजह से, जैसे कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी बनती है, सबमिसिव पर्सनालिटी, इसके बारे में हम डिटेल आगे के चैप्टर्स में करेंगे। इन्फ्लेटेड सेल्फ कंसेप्ट, अवॉइडेंट पर्सनालिटी, इस तरह की पर्सनालिटी डेवलप होती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के डिस्टर्बेंस होने से। एरिक एरिक्सन आए उसके बाद, वो फ्रूड से काफ़ी एग्री करते थे और डेवलपमेंटल स्टेजेस पे उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने एम्फेसाइज किया, ये हमने एरिक एरिक्सन की पढ़ी थी, बट उन्होंने एक चीज़ सेक्सुअल डेवलपमेंट को अपोज किया था एरिक एरिक्सन ने, और ये मेल हैं, और उन्होंने अपने जितने भी लाइफ स्पैन के जितने डेवलपमेंट होते हैं उसके बारे में बड़े डिटेल में बताया, और उन्होंने ईगो के ऊपर भी काम किया कि लोगों की ईगो कैसे डेवलप होती है और कितना पावरफुल पार्ट है ये पर्सनैलिटी का, और ये कैसे हमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी दिलाता है और मेंटेन करने में हेल्प करता है। कार्ल रॉजर उसके बाद आए। कार्ल रॉजर ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दिया था, कोर फोकस था उनका इस पे, और ये एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है, अनक्रिटिकल एंड
रिसेप्टिव अप्रोच पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया, हमें किस तरह से डील करना चाहिए क्लाइंट्स को, उस पर ज़्यादा काम किया इन्होंने। ऑटो रैंक जो फ्रूड के फॉलोअर थे, उन्होंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बताया न्यूरोटिक एंग्जाइटीज़ जो होती हैं वो बर्थ ट्रॉमा की वजह से होती हैं। जो इनकी थ्योरी का सेंट्रल पार्ट था वो था सेपरेशन एंग्जाइटी। इन्होंने सेपरेशन एंग्जाइटी के ऊपर काम किया और उन्होंने बिलीव किया कि सेपरेशंस जो होते हैं वो बहुत फॉर्म्स के होते हैं और प्राइमल एंग्जाइटी जो होती है वो बर्थ ट्रॉमा के टाइम पे होती है। सो इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने बताया कि सेपरेशन एंग्जाइटी जो होती है वो रीएक्टिवेट हो जाती है बर्थ ट्रॉमा की वजह से। सैंडोर फेरेंसी जो थे ये कलीग थे फ्रूड के और ये बहुत ज़्यादा डेयरिंग एक्सपेरिमेंटर रहे हैं साइको एनालिसिस के। उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट है साइकोथेरेपी जो है वो डिटैच कर होके नहीं देखी जा सकती। मतलब कि हम सिर्फ एज अ जो एनालिस्ट होते हैं वो डिटैच होके सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर नहीं देख सकते क्लाइंट को। जो एनालिस्ट हैं उनको बहुत जेन्यून होना होगा, बहुत केयरिंग होना होगा और पेशेंट को असिस्ट करना होगा हील करने में। ये पास्ट एब्यूज़ वगैरह जो पेशेंट के साथ हुए हैं और उसको बहुत समझना होगा। जो एनालिस्ट हैं उनको एक बहुत अच्छी एक बहुत अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बनानी होगी क्लाइंट के साथ। एक हायरार्कियल रिलेशनशिप के साथ वो काम नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज़ को म्यूचुअल एनालिसिस कहा क्योंकि वो क्या करते थे, पेशेंट को पहले काउच पे लिटाते थे और फिर खुद एनालिस्ट को भी लेटना होगा काउच पे 1 by 1 सो दैट ये एक दूसरे से फ्री एसोसिएशन रख सकें और इस अपनी वर्किंग रिलेशनशिप को वर्कआउट कर सकें। उसके बाद मिलानी क्लेन आए। ये एक्सटेंशन इनका काम था, फ्रूड के वर्क को इन्होंने आगे बढ़ाया और इनकी जो फ्रूड का ओरिजिनल इनसाइट वाला लॉजिक था कैसे पता लगाना है, तो क्लीन जो थी वो बच्चों के साथ काम कर रही थी और उन्होंने ये फील किया कि प्री ऑर्डिनल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अंदर कैसे प्रोसेसेस चलते हैं, उनके अंदर जो ओडिपल कॉन्फ्लिक्ट होता है ओल्डर चिल्ड्रन में वो भी वैसा ही होता है जैसे छोटे बच्चों में होता है। और उनके पूरे करियर में उन्होंने इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए काम किया। साइकोटिक एडल्ट पेशेंट जो थे उनके साथ भी वो काम करना चाह रही थी और उनकी जो क्लीन्स टेक्निक है वो इन्वॉल्व करती है डीप इंटरप्रिटेशन के ऊपर। वो फील करती थी कि जो बोला गया है डायरेक्टली क्लाइंट का जो अनकॉन्शियस है वो कम्युनिकेट हो जाता है और उसको हम डीप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ईगो डिफेंसेस जो उसके अंदर हैं उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशन के ऊपर इन्होंने काम किया। उन्होंने बताया कि जो इन्फेंट इंट्रोजेक्ट टेक्निक से इन्होंने पूरा पता लगाया। आगे बताया जा रहा है कि साइको एनालिसिस जो है ये बेस्ड होती है इंडिविजुअल के ऊपर जो खुद अनअवेयर होता है कि उसके बिहेवियर और इमोशंस क्यों ऐसे हैं। हम साइको एनालिसिस में ये पता लगाते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे वो खुद अनअवेयर है। तो जब अनकॉन्शियस फैक्टर्स में वो पोटेंशियल होती है जो अनहैप्पीनेस कॉज करता है। सो जब हमें सिम्टम्स जो हमें मिलते हैं क्लाइंट के अंदर और उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इन सब को हम पता लगा सकते हैं, उसके स्कोर्स से हम आइडिया लगा सकते हैं और ये सारी चीज़ें इंसान की सेल्फ एस्टीम को हर्ट करती हैं और जनरल डिस्पोजिशंस क्रिएट करती हैं। नाउ कमिंग टू द वर्क ऑफ साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट का काम क्या होता है, कैसे वो हेल्प करता है। तो फर्स्ट थिंग जो साइको एनालिस्ट करता है वो हेल्प करता है इंसान को कि वो अपनी स्टोरी बताए एक वर्किंग अलायंस स्टैब्लिश करने के बाद। फिर हम सारे क्लाइंट की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं उस पर काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी इवेंट्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम जानें और कैसे वो क्लाइंट रेजिस्टेंस
शो कर रहा है इन चीज़ों को डील करने में, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। हम क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट करते हैं उसको डायग्नोसिस में, उसके ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, क्लाइंट को अवेयर कराते हैं उसके डिफेंसिवनेस के ऊपर कि वो किस तरह से अनकॉन्शियस को आगे नहीं आने दे रहा है जिस वजह से उसको दिक्कतें आ रही हैं। हम हेल्प करते हैं क्लाइंट को एक्सप्लोर करने के लिए कि ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस से हम उसके जितने भी पास्ट जो प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। इफ़ेक्टिवली क्लाइंट को कैसे बिहेव करना है वो हम उसको हेल्प करते हैं सीखने में। और क्लाइंट हमें फीडबैक देता है और हम उसको कन्फ्रंट भी करते हैं अगर हमें ऐसा दिखता है कि डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, मतलब कि जो कहा जा रहा है और जो करा जा रहा है दोनों में फ़र्क है, तो हम उसको कन्फ्रंट भी करते हैं। हम क्लाइंट का जो होमवर्क असाइनमेंट देते हैं उसके ऊपर निगोशिएट करते हैं। फिर हम क्लाइंट को रिमाइंड कराते हैं टर्मिनेशन डेट के बारे में और कब थेरेपी एंड होने वाली है उसके बारे में, और उसको एग्री कराते हैं ख़त्म करने के लिए। फिर हम फॉलोअप को भी शेड्यूल करते हैं जब ज़रूरत होती है तब के लिए। नाउ कमिंग टू गोल ऑफ साइको एनालिसिस, क्या गोल होते हैं इसके? तो मेनली जो हमारा फोकस होता है वो पर्सनल एडजस्टमेंट में होता है और हम रीऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरनल फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। जो प्राइमरी गोल होता है वो हेल्प करता है क्लाइंट को इंसाइट जानने में, खुद की इंसाइट जानने में, खुद के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि अगर वो कॉन्शियसली जानने लगेगा कि उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उसको दिक्कत पहुंचा रही है, तो वो एडजस्ट कर पाएगा अपनी करंट लाइफ सिचुएशन में। सो जो रिपीटेडली वो एनकाउंटर कर रहा है उन चीज़ों को और वो अपने इमोशंस को रिप्रेस कर रहा है और उसके मोटिव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर वो समझ जाए तो वो हैंडल कर पाएगा। सेकंड गोल हमारा होता है कि एक जो डेवलपमेंटल स्टेजेस में उसको प्रॉब्लम आ रही थी क्लाइंट को, वो हम डील करना सिखाएंगे जो हम प्राइमरी गोल में रिजॉल्व नहीं कर पाए। जब वो एकम्प्लिश कर लेगा क्लाइंट, सो वो अनस्टक हो जाएगा और प्रोडक्टिवली अपनी लाइफ जी पाएगा। फाइनल गोल जो होता है वो होता है क्लाइंट को हेल्प करना कोप करने में सोसाइटी की डिमांड्स को, जो सोसाइटी में वो रह रहा है वहाँ की डिमांड को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। तो साइको एनालिसिस जो है वो हेल्प करती है पर्सन को अनकॉन्शियस अर्जेस को रियलिस्टिकली डील करने में और मैच्योर मैनर में डील करने में, सो दैट वो अनकॉन्शियस माइंड को अच्छे से पेनिट्रेट कर सके। कुछ टेक्निक होती है जिससे हम अनकॉन्शियस माइंड को पेनिट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि फ्री एसोसिएशन से, ड्रीम्स और फैंटेसीज से। सो जब क्लाइंट ये लर्न कर लेता है कि कैसे उसके अंदर की जो एक्सपीरियंसेस हैं, सब अनकॉन्शियस में चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं, उसको जब वो एक्सपीरियंस करने लगता है तो वो समझ जाता है कि यही चीज़ें हैं जो उसको डिस्ट्रेस में डाल रही हैं और वो अपने आप ही इंटरप्रेट करना सीख जाता है। So friends, this was the subsection of Unit 1 of MPCE 021 Group B. I hope my videos are useful to you. Please do comment below my videos so that I would get motivation to do some more stuff for you guys. Thanks for watching. Do not forget to subscribe my channel. Take care. Bye-bye.